Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 19th of November 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we will have some questions based on the previous day's session. So let's start with the question number 1. लास्ट डे सेशन में हमने डिस्कस किया था एक रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट जिसने ये सर्वे किया, कुछ फाइंड आउट किया कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने क्या परफॉर्म किया, उसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर क्या उससे कुछ चेंजेस आए और वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर डिड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू इफेक्ट? तो ये जो एक्ट था 74th, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब फोर्स में आया? तो ये आया था 1993 में और 1 जून को। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is not one of the 18 functions devolved to urban local bodies under the 74th constitutional amendment? So you know there are 18 functions which has been devolved by the 74th constitutional amendment act to the urban local bodies, but there are certain functions which have not been devolved. So which is the correct? Burial grounds, this has been devolved. Regulation of slaughterhouses, this has been devolved. National defense, no. Public amenities, yes. So national defense is the subject under the union list of the Constitution of India, और ये सब्जेक्ट कभी भी अर्बन लोकल बॉडीज को या इवन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, what percentage of revenue for urban local bodies comes from their own resources? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की और इवन जो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनकी, कि उनके पास में दे डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देयर प्लान्स टू फुलफिल द बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लोकल पीपल। सो द प्रॉब्लम इसमें जो है कि फ्रॉम कितने परसेंट उनके पास है, तो ओनली 32% ही उनके पास में रिसोर्सेज से वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं। Which of the following concerns was highlighted in the CAG's report in ULBs? सो अभी ये जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसमें से कौन सा कंसर्न है जो रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द CAG उसने इसको शो किया है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है? वो क्या है? एक्सेसिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, नो, बिकॉज अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन ULB, यस, दिस इज द कंसर्न। ओवर फंडिंग, नो। Surplus funds and under utilization, no. Actually the problem of urban local bodies and even the rural local government bodies, the same problem है कि उनके पास में स्टाफ की शॉर्टेज है प्लस उनके पास में फंड की भी शॉर्टेज है। इसलिए लोकल लेवल पर रूरल एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the minimum duration within which elections must be conducted if an urban local body is dissolved? It means if अगर कोई urban local body है वो dissolve हो जाती है before 5 years, तो कब तक उसके इलेक्शन होने? तो within 6 month उसके इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं अर्बन लोकल बॉडी के। Which of the following is a recommended change mentioned in the CAG report for urban local bodies? तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो रिपोर्ट अभी आई उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो क्या रिकमेंडेशन इन्होंने इसमें दिया है? होल्डिंग म्युनिसिपल इलेक्शंस एवरी 10 years, नो, ये तो 5 years पर ऑलरेडी होते हैं। ULB शुड नॉट मैनेज देयर ऑन रेवेन्यू कलेक्शन, नो, ये भी रिकमेंडेशन नहीं है। कंडक्टिंग म्युनिसिपल इलेक्शंस एवरी 5 years, यस, ये एक रिकमेंडेशन हो सकती है। रिमूविंग द नीड फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन, नो, यहाँ तो जबकि ये रिकमेंडेशंस हैं कि स्टेट के फाइनेंस कमीशन है उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। सो द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द CAG
विच हैज रिकमेंडेड दैट जो इलेक्शंस हैं अर्बन लोकल बॉडीज के वो एवरी 5 years पर कंडक्ट होने चाहिए. So this is the correct option. Next, what is the primary goal of the 74th Constitutional Amendment Act? ये जो 74th Constitutional Amendment Act है उसका प्राइमरी गोल क्या है? So primary goal to decentralize power to rural areas? नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज की, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है. तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है. To promote democratic decentralization in urban areas? Yes, this is correct because यही उसका primary purpose था. To strengthen the central government's control? नहीं, कंट्रोल को कम करना था, उनको पावर ज़्यादा प्रोवाइड करानी थी. To establish direct election of mayors? No. देखो ये मेन पर्पज इसका ये था कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल रीजन्स हैं, जो म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनको इतनी पावर्स वगैरह प्रोवाइड कराना कि लोकल पॉपुलेशन अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को जो है लोकली सॉल्व कर सके. मींस जो पीपल हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पर देख सकें. एवरी स्मॉल मैटर्स में हम पार्लियामेंट या स्टेट की लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते. नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड फ्रेमवर्क फॉर अर्बन लोकल बॉडीज? सो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है, अभी ऊपर इतना डिस्कस किया है हमने कि आपको इसका आंसर पता ही होगा कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह दे दी, एक स्पेस दिया और उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हो गया, अचीव हो गया. So next we are going to question number 9. According to the recent CAG report, what percentage gap between revenue resources and expenditure? तो रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर में कितना गैप इसमें है अर्बन लोकल बॉडीज में? सो इनके पास में 42% का गैप है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट डज द 4B मूवमेंट? ये जो 4B मूवमेंट है प्राइमरीली एडवोकेटेड फॉर, किस चीज को फोकस कर रहा है ये? इंक्रीज मैरिज रेट्स? नो. पैट्रियार्की इन मैरिज? नो. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मैन? नो. एक्चुअली दिस इज women's rejection of traditional roles in heterosexual relationship में. जो विमेन का पहले जो रोल हुआ करता था उसको रिजेक्ट करने पर बात चल रही है 4B मूवमेंट में. So these were the questions for today. Now we are going to have some more important topics for the day. Today's current affairs and GK में हम देखेंगे कि QS World University Rankings. सो ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो रिसेंटली रिलीज हुई है एशिया के लिए 2025 के लिए. सो अभी हम एशिया वाले जो पोर्शन पे बात करेंगे, बाकी वर्ल्ड लेवल की तो अलग पहले रिलीज हुई थी. रिसेंटली रिलीज हुई है और उसने हाईलाइट किया है टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस एशिया. सो इसमें जो रैंकिंग मिलेगी हमको, जो हम बात करेंगे एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं और उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रैंकिंग यहाँ पर की गई है QS वर्ल्ड रैंकिंग में. नाउ हम बात कर लेते हैं कि ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है क्या. तो ये जो है आपकी एशिया 2025 के लिए है और 984 इंस्टीट्यूशंस का इसमें सर्वे किया गया. इसमें 25 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट या सेंट्रल एशिया कहीं के भी हों. मींस इसमें एशिया के कंट्रीज की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है. कंपाइल्ड बाय, कौन इस इंडेक्स को कंपाइल करता है? तो वो है क्वैकरेली साइमंड्स. तो क्वैकरेली साइमंड्स, जिसको हम शॉर्ट में QS बोल देते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन की और इसका पूरे वर्ल्ड में इसका नेम है किसके लिए? डाटा एक्सपर्टीज सॉल्यूशंस इन द ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर में. सो उससे रिलेटेड बहुत सारे काम करती है और इसकी जो रैंकिंग है उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है जो बताते हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी कैसी है और उसी के बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इसमें रैंकिंग बनती है. ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर ये जो रैंकिंग करने वाली जो QS ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर फोकस करती है? तो इसमें फैक्टर्स हैं हमारे पास एकेडमिक रेपुटेशन, उस इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन उसकी कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशो कितना है, मींस कितने स्टूडेंट पर
एक टीचर है, एक फैकल्टी है। एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क उनका कैसा है, इन सारे सेगमेंट, इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को, क्राइटेरिया को वो चेक करते हैं, देन दे प्रोवाइड द रैंक टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन। इस अगर हम क्यूएस के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन और यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ से सारे के सारे इनके काम होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इसकी रैंकिंग की, तो अब रिसेंट रिपोर्ट में हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको टॉप रैंक मिली है। सो अब हम आते हैं सबसे पहले इंडिया की तरफ। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया हैज 2 इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 50 में। तो एशिया के अंदर जो टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें 50 में से इंडिया के 2 हैं और 7 हैं टॉप 100 में से। तो 100 में से हमारे कितने हैं, 7। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में अगर हम बात करें तो कौन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली, इसको रैंक मिली है 44th रैंक। IIT बॉम्बे को रैंक मिली है 48th। सो टॉप 50 में हमारे 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। किसमें, टॉप 50 में। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। फिर हम चलते हैं कि भाई टॉप 100 में किस किस को रैंक मिली है। सो टॉप 100 में आपका आता है IIT मद्रास, जिसको 56 रैंक मिली है। IIT खड़गपुर 60 रैंक मिली है इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 62 मिली है। IIT कानपुर को 67 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को 81। सो इनको ये रैंक्स मिली हैं अभी जो क्यूएस रैंकिंग जो प्रोवाइड हमारे पास में हुई है। ठीक है, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे इसमें। तो IIT दिल्ली की जो 44th रैंक है ना, उसने 99% एम्प्लॉयर का रेपुटेशन उसको मिला है IIT दिल्ली को। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे को 48th रैंक मिली है, इसका स्कोर है 99.5% इन एम्प्लॉयर रेपुटेशन में, और एकेडमिक रेपुटेशन में इसकी रैंक है 96.6% का इसने स्कोर किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो पहले इसकी रैंक 94th हुआ करती थी और अचानक से अब वो 81st हो चुकी है। मींस बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, और उसको 96% का स्कोर मिला एक्चुअली में इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क के मामले में। तो बहुत अच्छा इसने यहाँ पर स्कोर किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अपने आप में एक रेपुटेशन भी है। अगर हम ग्रोथ करें रैंकिंग और रिप्रेजेंटेशन की, तो इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द रैंकिंग्स। सो इसकी बात करें, ये जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट जो रैंकिंग आई है, तो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स इस बार इंडिया से हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द रैंकिंग में से। मींस रीसेंट अगर हम देखें कि 2015 से और 2025 तक अगर हम इस रैंक का कंपेयर करें कि भाई 2015 में हमारे पास में कितने इंस्टीट्यूशंस हुआ करते इससे होते थे, तो ओनली देयर वर 11 इंस्टीट्यूशंस, लेकिन अब हमारे 46 इंस्टीट्यूशंस इसमें आ चुके हैं और हमें ग्रोथ देखने को मिली है 318% की ग्रोथ देखने को मिली है इन लास्ट 10 ईयर्स में। सो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हम एजुकेशन में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाए हैं। रीजनल डोमिनेंस की अगर बात करें तो इंडिया लीड्स इन सदर्न एशिया में। तो सदर्न एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर आता है विद 7 इंस्टीट्यूशंस इन द रीजन्स टॉप 10 में। सो इन कंक्लूजन, if we discuss achievements of India in South Asia की अगर हम बात करें तो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स अगर हम साउथ एशिया से ले लें तो उनमें से 7 इंडिया के हैं साउथ एशिया में। ठीक है, सो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम एजुकेशन में इतना ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं PM विजिट टू नाइजीरिया। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विजिट हुई है, स्टेट विजिट हुई है, कहाँ पर, नाइजीरिया में। और नाइजीरिया एक कंट्री है अफ्रीका का। यहाँ हम इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये रहा आपका कंट्री नाइजीरिया, ये रहा आपका नाइजीरिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर आपको मैप पर नजर आ रहा हो तो कुछ चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
तो देखो यहाँ से 0 जो इक्वेटर है वो निकल करके जाती है। इक्वेटर और मेरिडियन देखो दोनों कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये करते हैं अटलांटिक ओशियन में। वहीं एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन है ये और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, तो ये कट करते हैं एक दूसरे को कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दोनों एक दूसरे को किसी ओशियन में नहीं बल्कि अफ्रीका की किसी एक कंट्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। यहीं पर आप इसमें एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, अफ्रीका से ये क्वेश्चन बार बार आता है, और वो है लेक विक्टोरिया। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ये लेक है फ्रेश वाटर की, आफ्टर लेक सुपीरियर ऑफ जो है यूएसए। यूएसए की जो लेक सुपीरियर है वो फर्स्ट रैंक पर आती है फ्रेश वाटर में साइज में, और लेक विक्टोरिया आती है सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है ये फ्रेश वाटर की। यहीं से आपकी व्हाइट नाइल रिवर निकलती है जो कि बाद में चल करके ब्लू नाइल में मिल जाती है, और उसी को हम नाइल रिवर कहते हैं। सो ये यहाँ से कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वो आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पर अफ्रीका के इस नाइजीरिया के रिगार्डिंग में। सो लास्ट 17 ईयर्स की बात करें तो इंडिया से जाने वाले ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और एशिया इसकी नाइजीरिया की जो कैपिटल सिटी है ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है अबूजा, और यहाँ की करेंसी है नाइजीरियन नायरा, ये यहाँ की करेंसी है। देखो होता क्या है, कई बार जब हम बात करते हैं ऐसी विजिट्स की किसी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन की, तो वहाँ की कैपिटल सिटी और वहाँ की करेंसी कई बार पूछ ली जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। पीएम मोदी वाज आल्सो कन्फर्ड, एक और इम्पोर्टेंट चीज हो गई कि नाइजीरिया का जो सेकंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर है वो भी इनको दे दिया गया है। सो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। और ये एक बड़ी बात है इंडिया के लिए कि अभी तक नाइजीरिया ने ये वाला अवार्ड केवल एक व्यक्ति को दिया था, और वो थी ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ। फर्स्ट टाइम इनको 1969 में दिया था, उसके बाद किसी को नहीं दिया, और वो मिला है अब सीधा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सेकंड ऐसे पर्सन है, फॉरेन पर्सन है जिनको ये अवार्ड नाइजीरिया ने दिया है। तो ये रहा यहाँ का बेसिक पॉइंट्स। टू लीडर्स ये जो थे एग्रीज हो गए कि टू वर्क टू मीट डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ के वर्क में हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराएंगे नाइजीरिया में जो फ्लड आ रखा है वहाँ पे उस रीजन के लिए। तो ये एक नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो सब चलता रहता है। अब हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पर, और वो है आपकी स्पेस एक्स। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये जो स्पेस एक्स है इस कंपनी का ओनर कौन है? बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना हुआ, और इस समय यूएसए में वो काफी फेमस है, वो पर्सनैलिटी, जब से ट्रम्प जो है इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। अब ये स्पेस एक्स इंडिया के एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, और उस सैटेलाइट का नाम है GSAT-20, और स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन 9। ये इस हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। सैटेलाइट का नेम है इसका GSAT-20, और इंडिया का ये हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये इतना भारी है बिकॉज इसकी जो वेट है वो 4700 किलोग्राम का है ये। तो हमारे पास में अभी जो रॉकेट्स हैं वो इतना हैवी वेट नहीं ले जा सकते, और ये यूनाइटेड नेशंस के केप कैनवेरल से लॉन्च होगा। ये वाली जगह कई बार पूछी जा चुकी है कि ये कहाँ से लॉन्च होते हैं, तो केप कैनवेरल से। आ जाते हैं, जान लेते हैं कि भाई ये GSAT-20 है क्या। ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखो जो हमारा इसरो है उसी के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि कॉमर्शियल ब्रांच है किसकी, इसरो की है। और हम इस GSAT-20 को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है GSAT-N2, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका वेट 4700 kg है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत हैवी है ये, क्योंकि हमारा जो LMB-3 है ना, वो मैक्सिमम 4000 kg तक ही ले जा सकता है, और हमारा जो LMB-3 है वो काफ़ी फेमस है। इसी रॉकेट को इंडिया में इसरो में
बाहुबली के नाम से जाना जाता है कि सबसे हैवी रॉकेट्स को यही ले जा सकता है, लेकिन इस सैटेलाइट को तो ये नहीं ले जा सकता। द सैटेलाइट हैज ए मिशन लाइफ, 14 ईयर्स का इसका मिशन लाइफ होगा। इंडिया को बहुत कुछ प्रोवाइड कराएगी ये, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरनेट भी होगा, कनेक्टिविटी फॉर रिमोट एरियाज। तो जो गांव वाले रूरल एरियाज होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पे फोर्सेज बहुत सारे ऑपरेशंस करती हैं, तो कनेक्टिविटी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन एरियाज में इनको क्या मिल जाएगा, कनेक्शंस भी मिल जाएंगे, नेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कॉलिंग कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सो गाइस, दीज वर द बेसिक and current affairs for the day, and we will meet again with another topics and MCQs in the next session. So tab tak ke liye bye bye, take care, thank you very much.